हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिना इजाजत हिंद महासागर में घुसा चीन का जासूसी जहाज अलर्ट मोड पर। भारतीय नेवी, जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर चीन को लेकर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर इमरान पर निशाना साधते साधते भारत पर भी बोल गए शहबाज शरीफ, अपनी नाकामी छुपाने के लिए दे दिया ये सबसे बड़ा बयान। दोस्तों बताएंगे आखिर भारत को लेकर क्या कहा है इन्होंने, और इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर फिर एक बार नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री का विवादास्पद बयान। दोस्तों कहा सरकार में आते ही भारत के उन हिस्सों पर करेंगे दावा। बताएंगे दोस्तों क्या है इनका भारत को लेकर बयान दोस्तों, और साथ ही साथ आपको गुजरात चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। दोस्तों बताएंगे क्या कहती है गुजरात की जनता, कौन होने वाला है अगला दावेदार पार्टी। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको आज और अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अपनी भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और नंबर 1 है, साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है, और अपने भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिना इजाजत हिंद महासागर में घुसा चीन का जासूसी जहाज अलर्ट मोड पर इंडियन नेवी। जी हाँ दोस्तों, चीन की सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप युआन वांग 6 हिंद महासागर में बिना अनुमति के प्रवेश कर गई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना चीन की इस हरकत को लगातार ट्रैक कर रही है। भारतीय सेना ने बताया है कि इस शिप का श्रीलंका के पास किसी भी बंदरगाह में प्रवेश करना निर्धारित नहीं है। इसके बावजूद 4 नवंबर को लोम्बोक स्टेट्स के जरिए हिंद महासागर में प्रवेश किया। दोस्तों जहां पर चीन का ये शिप है वो जगह पोर्ट ब्लेयर से करीब 3500 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, जबकि ट्विटर फीड के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया है कि शिप इस महीने एपीजे कलाम द्वीप के तट से निर्धारित बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण की निगरानी के लिए निकला था। राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकार अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं है, क्योंकि चीन के पास उपग्रह के माध्यम से भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण की निगरानी करने की क्षमता है। साउथ ब्लॉक के अधिकारियों के अनुसार स्ट्रेटेजिक सपोर्ट शिप वास्तव में 12 नवंबर और महीने के अंत में होने वाले चीनी सैटेलाइट के लॉन्च की निगरानी के लिए हिंद महासागर में था। जी हाँ दोस्तों, अगस्त में श्रीलंका में हम्बनटोटा के चीनी पट्टे वाले बंदरगाह पर डॉक किए गए अपने अन्य साथी जहाज युआन वांग 5 के उलट युआन वांग 6 किसी भी श्रीलंकाई बंदरगाह में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लोम्बोक स्टेट्स के दक्षिण में वो खुले समुद्री रास्ते में मौजूद है। मामला दोस्तों ये है कि चीनी का स्ट्रेटेजिक जहाज लगातार ही हिंद महासागर की मैपिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत के बिना इजाजत दोस्तों हिंद महासागर में प्रवेश कर जाना, क्या आपको नहीं लगता कि ये किसी खतरे से कम नहीं? दोस्तों अपनी जो भी आपकी निजी राय हो अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर इमरान पर निशाना साधते साधते भारत पर भी बोल गए शहबाज शरीफ, अपनी नाकामी छुपाने के लिए दे दिया ये बयान। बता दें पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इमरान खान ने हमले को लेकर देश की मौजूदा शहबाज सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अब शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर पलटवार किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं और हमारी सरकार गिराना चाहते हैं। इतना ही नहीं, शहबाज सरकार ने इमरान खान पर निशाना साधते हुए भारत के खिलाफ भी जहर उगला। जी हाँ दोस्तों, शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान के बयान से भारत खुश है। उन्हें ऐसा बयान देने से पहले कई बार सोचना चाहिए था। उन्होंने इमरान पर झूठ बोलने और उनकी सरकार गिराने की साजिश का भी आरोप लगाया। शहबाज ने इमरान खान से उनके आरोपों का सबूत भी मांगा है। दोस्तों पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री ने कहा है कि इमरान खान पूरी कौम को तबाह करना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए जिस प्रकार से शहबाज शरीफ इमरान पर बोलते बोलते दोस्तों भारत पर अपनी बात बोल गए हैं और कह रहे हैं कि भारत इमरान खान के बयानों से खुश है। ऐसे में दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि भारत को फर्क भी नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में भारत को लेकर क्या बयान दिया जा रहा है? लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों शहबाज शरीफ का ये बयान, आप क्या इसका जवाब देना चाहेंगे? शहबाज शरीफ को बताइएगा जरूर। दोस्तों उनको लगता है कि भारत हमेशा उनके बयानों को सुनता है और उनके बयानों से भारत को कोई फर्क पड़ता है, ऐसा उनको लगता है। दोस्तों ऐसे में देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। दोस्तों साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री का विवादास्पद बयान आया है। फिर से कहा उन हिस्सों पर दोबारा दावा करेंगे जिन्हें भारत अपना बताता है। जी हाँ दोस्तों, बता
बता दें, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि 20 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव में अगर उनकी पार्टी की जीत होती है तो वो देश के उन हिस्सों पर दोबारा दावा करेंगे जिसे भारत अपना बताता है। पश्चिमी नेपाल में भारत की सीमा के नजदीक धारचूला जिले में अपनी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी बोले तो एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के राष्ट्रव्यापी चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए ओली ने यह बात कही। पार्टी अध्यक्ष ने कहा है कि हम काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को वापस लाएंगे। बता दें 70 साल के ओली ने कहा है कि उनकी पार्टी देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी किसी को नहीं देंगे। और इसी बीच नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने कहा है कि कूटनीतिक पहल और आपसी संबंधों के आधार पर नेपाल की अतिक्रमित भूमि को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। देउवा ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए सुदूर पश्चिम नेपाल में अपने गृह जिले ददेल धुरा में यह टिप्पणी की है। दोस्तों, ओली की टिप्पणी के बाद उनका ये बयान आया है। ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में देउवा ने कहा है कि काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और अन्य क्षेत्रों के मुद्दे को राजनयिक पहल के जरिए हल किया जाएगा। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ने ओली से कहा है कि वे राष्ट्रीय अखंडता को चुनाव का एजेंडा ना बनाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी को बता दें दोस्तों कि जिस प्रकार से ओली को लगता है कि वो अपना 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दे सकते, तो वैसे ही दोस्तों भारत भी हमेशा अपने जमीनों के लिए तत्पर रहते हैं दोस्तों, और भारत की भी कोई 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। ऐसे में ओली साहब को लगता है कि वो बड़े आसानी से भारत की ये जमीनें ले लेंगे। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे ओली को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दोस्तों इस प्रकार के बयान दे रहे हैं और नेपाल के जनताओं को बरगराने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने जमकर की भारत की तारीफ। कहा भारत को देखो कितने टैलेंटेड और तेजस्वी लोग हैं, बेहतरीन विकास होगा इंडिया का। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और भारत में रहने वाले लोगों की जमकर तारीफ की है और उन्होंने भारतीयों की प्रतिभा और योग्यता का लोहा माना है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को भारतीयों को प्रतिभाशाली और प्रेरित कहकर प्रशंसा की और कहा है कि भारत में विकास करने की बहुत संभावनाएं हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि विकास के रास्ते पर भारत उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जो पुतिन ने भारत को याद किया है। इससे पहले पिछले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जमकर तारीफ की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रूस के एकता दिवस के मौके पर यानी 4 नवंबर को हुए रूसी राष्ट्रपति ने तारीफ करते हुए कहा कि भारत में विकास करने के लिए काफी संभावनाएं हैं। मूल रूप से रूसी भाषा में बोल रहे पुतिन के भाषण को समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ट्रांसलेट किया है दोस्तों, जिसमें पुतिन को यह कहते हुए ट्रांसलेट किया गया है कि अब भारत अपने विकास के मामले में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें दोस्तों व्लादिमीर पुतिन भी अब भारत का लोहा मानते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आप लोग भी उन्हें थैंक यू पुतिन जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर नेपाल बॉर्डर पर बड़ी सतर्कता, 17 नवंबर से 72 घंटे सील रहेंगी सीमाएं। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश नेपाल में 20 नवंबर को होने जा रहे आम चुनाव से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर असामाजिक तत्वों की सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए 17 नवंबर से 72 घंटे के लिए भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। महाराजगंज के जिलाधिकारी यानी डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि दोनों देशों के पड़ोसी जिलों के अधिकारियों की समन्वय समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक में 72 घंटे के लिए सीमा सील करने का निर्णय लिया गया है। उनके अनुसार इस बैठक में दोनों देशों का स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, सेना, सीमा शुल्क आव्रजन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर यूक्रेन जंग के बीच ईरान ने खुलेआम कहा हमने रशिया को ड्रोन सप्लाई किए हैं, जिसके बाद बौखलाया अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने ईरान मेड ड्रोन से यूक्रेन को तबाह कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कीव को बर्बादी की कगार पर पहुंचाने में तेहरान का भी हाथ रहा है, ऐसा अमेरिका कह रहा है दोस्तों, क्योंकि उसका मानना है कि रशिया को ईरान चुपके से हथियारों की सप्लाई कर रहा है। वैसे अमेरिका को पहले से ही शक था कि क्रीमिया में ईरान रशिया के सैनिकों को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दे रहा है। अमेरिका ने तेहरान से कहा था कि अगर वो मॉस्को को ड्रोन सप्लाई करने से बाज नहीं आएगा तो उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जी हाँ, अब ईरान ने खुद ही स्वीकार कर लिया है दोस्तों कि उसने रशिया को ड्रोन की सप्लाई की है। जी हाँ दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने शनिवार को पहली बार स्वीकार किया है कि उनके देश रशिया को ड्रोन की आपूर्ति की गई है। हालांकि तेहरान
का कहना है कि ड्रोन की आपूर्ति यूक्रेन जंग से पहले की गई थी। आपको बता दें एक और बड़ी खबर है दोस्तों ईरान और अमेरिका से ही जुड़ी, जहां पर अमेरिका के इस बयान पर ईरानी राष्ट्रपति हुए आग बबूला, कहा हम तुम्हारी दुधारू गाय नहीं बनने वाले। दरअसल बता दें क्या है मुद्दा दोस्तों, ईरान में करीब 2 महीने से हिजाब को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों को दूसरे देश भी सपोर्ट करने लगे हैं। तमाम विरोध और दूसरे देशों के समर्थन के बाद भी ईरान सरकार झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि इसी बीच गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है दोस्तों, जिससे वहां के राष्ट्रपति आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने अमेरिका को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम अमेरिका के लिए दुधारू गाय बनने वाले नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता माइक लेविन की चुनावी रैली में पहुंचे थे। यहाँ जो बाइडेन समर्थक अपने मोबाइल फोन पर फ्री ईरान का डिस्प्ले फोटो लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये सब देखकर जो बाइडेन ने कहा कि वे लोग यानी ईरान के प्रदर्शनकारी बहुत जल्द ही खुद को आजाद करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, हम ईरान को जल्द ही आजाद करने जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों से एकदम से ईरान भड़क गया दोस्तों और अपने जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि ईरान आज से 43 साल पहले वर्ष 1979 में ही इस्लामिक क्रांति के बाद आजाद हो गया था। हम अमेरिका के लिए दुधारू गाय बनने वाले नहीं है। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर पुतिन ने जंग से पीछे हटने वाले सैनिकों को गोली मारने का दे दिया है बड़ा आदेश। यूक्रेन युद्ध पर भी बहुत बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके का ये ब्रेकिंग खबर है दोस्तों रशिया को लेकर। बता दें रूसी सैनिकों के ही खून के प्यासे हो गए, क्या पुतिन सीधी गोली मारने का क्यों दे रहे हैं ऑर्डर। दरअसल ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से शुक्रवार को दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से जारी जंग से पीछे हटने वाले सैनिकों को गोली मारने का आदेश दे दिया है। ब्रिटेन ने दावा किया है कि रशिया इसके लिए एक स्पेशल यूनिट तैनात कर रहा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने इस कदम का कारण रूसी सेना के अंदर युद्ध में उत्साह और मनोबल में आई कमी को बताया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि रूसी जनरल ने अपने कमांडरों से कहा है कि जंग से पीछे हटने वाले सैनिकों के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार चेतावनी देने के बाद भी अगर सैनिक मानने को तैयार नहीं होते तो उन्हें गोली मार देने का भी आदेश शामिल है। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये ट्वीट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें इंटेलिजेंस अपडेट दी गई है, आप पढ़ भी पा रहे होंगे। ऐसे में तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या व्लादिमीर पुतिन अपने ही सैनिकों को मारने का ऐसा बयान दे सकते हैं दोस्तों, या फिर उनके लिए फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। आज के बाद जो भी खबर निकलकर सामने आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर इमरान खान के भाषणों का टीवी पर प्रसारित करने से लगाया गया था बैन, कुछ ही देर में वापस ले लिया गया आदेश। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हर रोज नई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में गोलीबारी जैसी बड़ी घटना में घायल होने के बाद इमरान खान के सामने नई समस्या पैदा हो गई है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तानी टेलीविजन पर इमरान खान के लाइव भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान सरकार ने उस प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दे दिया। जी हाँ दोस्तों, पैमरा द्वारा आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों बाद ही पाकिस्तान सरकार ने अनुच्छेद 5 को लागू किया और पैमरा को तुरंत प्रतिबंध हटाने का निर्देश दे दिया। बात करें बड़ी खबर की, जहां पर विक्रम सिंह ने की भारत के लोगों की जमकर तारीफ, कहा बुरे दिनों में की थी मदद, अंधकार में जलाया दीपक। जी हाँ दोस्तों, देश की आजादी के बाद से सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका ने भारत के प्रयासों की सराहना की है। राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंह ने शुक्रवार को राजधानी कोलंबो और देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे भारतीय की तारीफ की। उन्होंने कोरोना महामारी और वित्तीय संकट के दौरान भारतीयों के सहयोग को अंधकार में दीपक के समान बताया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीयों को कोलंबो एक्सपेट कल्चरल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति विक्रम सिंह ने अपने संबोधन में बताया है कि किस तरह से CECA ने निराशा की स्थिति में वंचित बच्चों के जीवन को रोशन कर सबसे बुरे दिनों में श्रीलंका की मदद की है। जी हाँ दोस्तों, विक्रम सिंह ने CECA की श्रीलंका के प्रति निरंतर भागीदारी और प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि अंधकार की घड़ी में आप श्रीलंका के लिए उस दीपक की तरह हैं जिन्हें प्रकाश के लिए जलाया गया है। दोस्तों, श्रीलंका और भारत क्षेत्र में समान संस्कृति को साझा करते हैं। दोनों देश एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों देशों की संस्कृति और धर्म में अंतर तो है लेकिन समानताएं भी हैं। जी हाँ, ऐसे में जिस प्रकार से दोस्तों भारत ने श्रीलंका के मुश्किल घड़ी में उसकी मदद की और अब विक्रम सिंह ने दोस्तों इस प्रकार से भारत का उपकार माना है दोस्तों और भारत की तारीफ की, तो ऐसे में आप लोग थैंक यू जरूर कह दीजिएगा विक्रम सिंह को। बात करेगा और खबर की, जहां पर चीन की नई करतूत निकल कर आई
सामने गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों के नाम पर पुलों और गाँव के नाम रख दिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि चीन ने शिनजियांग और तिब्बत प्रांतों को कनेक्ट करने वाले राजमार्गों से लगे ब्रिज और विलेजेस के नाम गलवान घाटी में मारे गए उन सैनिकों के नाम पर रख दिए हैं। दोस्तों ये नाम उन 4 सैनिकों के नाम पर रखे गए जो 2020 के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में मारे गए थे। आप सभी को बता दें कि चीनी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो इन सैन्य कर्मियों के नाम अब तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र तक G219 राजमार्ग के साथ सड़क के संकेतक पर दिखाई देते हैं। उन सैनिकों के गृह नगर के अलावा G219 राजमार्ग के साथ 11 पुलों का नामकरण और इन सैन्य कर्मियों के नाम पर किया गया है। जी हाँ, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सत्ता में होगी वापसी या खत्म होगा खेल, मध्यावधि चुनाव में होगा ये तय। जी हाँ दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 नवंबर के देश में मध्यावधि चुनावों के वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनका दबदबा कायम है। इससे भी महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि 2024 में वो फिर से चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद रिपब्लिकन पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। उन्होंने सीनेट के लिए 35 में से 25 रिपब्लिकन का समर्थन किया है। ट्रंप ने 2022 के मध्यावधि चुनाव के लिए अभियान में अधिक उम्मीदवारों का समर्थन किया था, लेकिन उनमें से कई प्राइमरी स्तर से ऊपर नहीं आ पाए। हालांकि उनके इससे उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप के समर्थित उम्मीदवारों में से 92% से लेकर 80% तक प्राइमरी जीते हैं। इनमें से कुछ जीत एक तरह से जीत के लायक नहीं थी। उम्मीदवार अपनी राइट ऑफ सेंटर से काफी आगे चले गए, जैसा कि ट्रंप के रूढ़िवाद के चरम ब्रांड को कहा जाता है। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या मध्यावधि चुनाव में यह तय हो जाएगा कि अगले राष्ट्रपति ट्रंप ही बनेंगे या फिर जो बाइडेन की पार्टी का कोई? ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों अवश्य बताइएगा। बात करेगा और खबर की, जहां पर पति पर हमले के बाद पहली बार सामने आई नैन्सी पेलोसी, कहा बेहतरी चाहते हैं तो वोट करें। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सीनेटर नैन्सी पेलोसी अपने पति पर बर्बर हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई और उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के आगामी मध्यावधि चुनाव लोकतंत्र की लड़ाई है। पेलोसी ने वीडियो कॉल पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर आप हमारी बेहतरी चाहते हैं तो कृपया वोट करें, इस बार हमारे जीतने की भी बहुत संभावना है। पति की तबीयत के सवाल से जवाब में उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, अभी स्वास्थ्य सुधरने में लंबा वक्त लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एलन मस्क पर भड़के जो बाइडेन, कहा दुनिया भर में झूठ उगलता है ट्विटर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्विटर का अधिग्रहण करने के एलन मस्क के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने एक ऐसा संगठन खरीदा जो दुनिया भर में झूठ भेजता है और उगलता है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने जो बाइडेन के हवाले से बताया है कि अब हम सब इस बात से चिंतित हैं कि बच्चे भविष्य में ये समझने में सक्षम हो पाएंगे कि दांव पर क्या लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क ने इस महीने की शुरुआत में $4 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किया है। दोस्तों टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बिग बुल कंपनियों के मालिक मस्क ने कहा था कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण इसलिए किया क्योंकि सभ्यता के भविष्य के लिए एक सामान्य डिजिटल टाउन स्क्वायर होना महत्वपूर्ण था, जहां बिना किसी तरह की हिंसा का सहारा लिए ट्विटर में एक स्वस्थ तरीके से बहस की जा सकती हो। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर गुजरात में इस पार्टी को मिल सकते हैं सबसे ज्यादा वोट। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओपिनियन पोल की, जो गुजरात से बड़ी संख्या में लोगों के रिव्यू को लेकर आई है। दोस्तों बता दें, एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल। जी हाँ, गुजरात में दिसंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ 8 दिसंबर 2022 को 182 सीटों के नतीजे आएंगे। गुजरात की जनता का मूड भांपने के लिए सी वोटर ने सबसे ताजा सर्वे किया है। दोस्तों अक्टूबर के महीने में किए गए इस सर्वे में 22,807 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस सर्वे में मार्जिन और एरर -3 से +-5% तक है। दोस्तों इस सर्वे में गुजरात की जनता के लिए सवाल था कि वो किसी पार्टी को वोट करेंगे। इन लोगों के सामने चुनावी मुद्दों को रखा गया, जिनमें ध्रुवीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, मोदी शाह का काम, राज्य सरकार का काम, आम आदमी पार्टी और अन्य जैसे मुद्दे शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, ध्रुवीकरण को 19%, राष्ट्रीय सुरक्षा को 27%, मोदी शाह के काम को 17%, राज्य सरकार के काम को 16%, आम आदमी पार्टी को 16% और अन्य 5% को मुद्दा माना है। इसके अलावा किसी पार्टी को कितने वोट मिलेंगे इस सवाल को भी रखा गया। इसके जवाब में जनता ने बीजेपी को 56%, कांग्रेस को 17% और आम आदमी पार्टी को मात्र 20% लोग सीटें देने के पक्ष में। यानी कि दोस्तों फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की जमकर सरकार बनती दिखाई दे रही है। दोस्तों गुजरात
गुजरात में। ऐसे में आपकी क्या निजी राय होगी इस पर दोस्तों बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम शिवराज ने लिया निर्णय। 40 मिनट तक चली कमलनाथ के साथ मीटिंग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में पहुंच रही है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यात्रा को लेकर सीएम से चर्चा की है। 40 मिनट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने भी निर्णय लिया और दोनों नेताओं यात्रा को लेकर आश्वासन दिया। शनिवार सुबह पीसीसी चीफ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे। तीनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बैठक चली दोस्तों। और इस दौरान सीएम से प्रशासनिक व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों और व्यवस्था को लेकर बात की गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार और स्वार्थ भरी राजनीति की गारंटी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी है, कांग्रेस मतलब स्वार्थ भरी राजनीति की गारंटी, भाई भतीजावाद की गारंटी। उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्यों ने अब स्थिर सरकार की ओर अपना मुंह मोड़ लिया है। उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई है थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने रिवाज बदल दिया। वहाँ भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी गई। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो आतंकवाद, नक्सलवाद काबू में आए, नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हुई। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने आगे कहा कि मैं देश में रहूं या विदेश में हिमाचल के साथ मेरा लगाव बना रहता है। हिमाचल के लोगों का जो स्नेह है मैं इस ऋण को कभी चुका नहीं सकता, लेकिन हिमाचल का विकास करके हिमाचल के लोगों का जीवन आसान बनाकर मैं अपना दायित्व निभाने के लिए हर पल तैयार हूँ। कांग्रेस का इतिहास हमेशा धोखा देने का रहा है। 8 दिसंबर के बाद डबल इंजन की सरकार काम संभालेगी तो किसान बागवानों के लिए काम आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग 100 रुपए की छूट देते हैं और 1000 रुपए का विज्ञापन छपा देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी के इन बयानों का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां पर उद्धव ठाकरे ने पीठ में घोंपा था खंजर, लेना था बेईमानी का बदला, बोले देवेंद्र फडणवीस। बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर एक बार हमला बोला है। फडणवीस ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा था। उन्होंने कहा कि शिवसेना को सीएम पद देने का कोई वादा नहीं किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने शिवसेना पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह डाला है कि उनके जहन में बेईमानी का बदला लेने की चाह थी। आपको बता दें, एक सवाल के जवाब में देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि शिवसेना को 2.5 साल के लिए कोई वादा नहीं किया गया था, तो वहीं शिवसेना को सीएम पद देने पर फैसला नहीं हुआ था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए मेरी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, फडणवीस के मुताबिक शिवसेना को ज्यादा विभाग देने की बात कही गई थी। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव के बाद कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर मेरी और भाजपा की पीठ में खंजर घोंपा। इसके चलते मेरे मन में बदला लेने की चाह थी। उन्होंने कहा कि हम कोई साधु संत नहीं जो चुपचाप रहे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर की बात करें जहां पर जन गण मन और वंदे मातरम का दर्जा हो बराबर करना चाहिए सम्मान, हाईकोर्ट में बोली केंद्र सरकार। जी हाँ, राष्ट्र जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का दर्जा एक समान है और नागरिकों को दोनों ही बराबर सम्मान देना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर जवाब देते हुए ये बात कही है। इस अर्जी में मांग की गई थी कि वंदे मातरम को भी वही दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए जो राष्ट्रगान को दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर गाइडलाइंस तैयार करने की भी मांग की गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय एवं कानून मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।